हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एचटीएमएल ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल हमारा एचटीएमएल फॉर्म का पार्ट 3 है। इसमें हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो एचटीएमएल फॉर्म के इनपुट एलिमेंट्स के हैं और देन हम लोग सेलेक्ट एंड ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो फोकस, स्टेप, एक्सेप्ट हमने कर लिया था, लिस्ट और साइज। बाकी मिन, मैक्स, मल्टीपल ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑटो फोकस देखते हैं। ऑटो फोकस का मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट फोकस। फॉर एग्जांपल हम लोग इसे अपने पेज पर आए, हम लोग रिफ्रेश करें तो हम कोई भी फॉर्म ऐसा नहीं है, कोई भी फॉर्म का एलिमेंट ऐसा नहीं है जिस पे बाय डिफ़ॉल्ट फोकस हो जाए। फोकस मतलब क्लिक हुआ हो, तो ऑटो फोकस नहीं है। तो हम किसी भी एलिमेंट पे जाकर हम लोग क्या करते हैं, ऑटो फोकस कर दें। ठीक है, ऑटो फोकस। तो अब इससे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जब भी पेज फॉर्म रिफ्रेश होगा बाय डिफ़ॉल्ट फोकस होगा पहले एलिमेंट, पहले इनपुट पे। ठीक है, तो ये ऑटो फोकस का ये काम होता है। देन हमारे पास एक काम होता है जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप नंबर है। अब ये 1 2 3 करके जा रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इवन नंबर जाए, यानी कि 1 के बाद डायरेक्टली 3 चले जाए। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ें सेट करनी हो, ये पॉइंट में सेट करनी हो तो हम लोग क्या सेट करते हैं, स्टेप फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2। तो अब स्टेप 2 का मतलब है ये हमेशा स्टेप 2 पे चलेगा, यानी कि 1 के बाद डायरेक्टली 3, 3 के बाद डायरेक्टली 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 पे नहीं जाएगा क्योंकि हमने मैक्स इसकी जो है वो 10 लगाई हुई है। ठीक है, तो स्टेप का ये काम होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप उसको जो है सेट कर दें। देन हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है साइज़ का। साइज़ के एट्रीब्यूट का क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक इनपुट है या ये हमारा इनपुट है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना सेट है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं साइज़ आता हूँ। साइज़ का मतलब होता है कि ये कितने करेक्टर का नज़र आएगा कि यूज़र इसमें कितने करेक्टर डाल सकता है। मैंने कहा 30। ठीक है, तो अब देखें साइज़ में क्या होगा, ये साइज़ इसका बड़ा हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट 20 होता है तो ये साइज़ बड़ा हो गया इसका, यानी कि विड्थ बड़ी हो गई इसकी। अब मैं इसमें राइटिंग कर सकता हूँ। अच्छा, 20 से ज़्यादा मैं लिख भी नहीं सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मैक्स लेंथ दी हुई है 20, इस वजह से। ठीक है, बट साइज़ का एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारे पास किसी भी इनपुट एलिमेंट की साइज़ बढ़ा देता है, विड्थ बढ़ा देता है। यानी कि मैं इसकी साइज़ दे दूं फॉर एग्जांपल 40 ईमेल की, तो ये अपनी विड्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। ठीक है, तो इस तरह इसकी विड्थ चली जाएगी यहाँ तक। तो ये साइज़ का काम होता है, साइज़, विड्थ। हमारे पास लास्ट एक एट्रीब्यूट है लिस्ट का, कि लिस्ट किस तरह बनती है। ठीक है, लिस्ट का क्या है बनाने का तरीका। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ आपके पास और मैं यहाँ पर आकर एक PR लगा लूँ और यहाँ पर आके एक मैं इनपुट ले लूँ। ठीक है, और इनपुट में मैंने लिखा, प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया इंसर्ट लैंग्वेजेस। ठीक है, कि लैंग्वेज आप इंसर्ट करें, लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंसर्ट करें। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ जब कोई बंदा क्लिक करे ना तो उसके बाद लिस्ट शो हो रही हो एग्जांपल के तौर पे कि आपने क्या क्या लिस्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास डेटा लिस्ट का एक टैग आता है, इसमें आप ये चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, और हमारे पास एक ऑप्शन का टैग होता है कि कौन कौन से ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन शो होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है ऑप्शन के अंदर कि क्या डेटा दिखाना है यूज़र को डेटा लिस्ट में। फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया HTML होना चाहिए, देन एक और ऑप्शन कॉपी किया CSS होना चाहिए, एक और कॉपी किया JS होना चाहिए, एक और कॉपी किया PHP होना चाहिए, एक और कॉपी किया MySQL होना चाहिए। तो ये हमारे पास डेटा लिस्ट बन गई, लेकिन ये इनपुट के साथ कनेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं कनेक्ट होगी, क्योंकि ये एक अलग टैग है, ये एक अलग टैग है। तो अब इसको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह कनेक्ट करेंगे, हम एक लिस्ट, इसको ID दे देंगे जैसे लिस्ट या माई लिस्ट, कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा माई लिस्ट। अब यहाँ आके मैं इस इनपुट को कहूँगा कि आप एक लिस्ट इस्तेमाल करो। कौन सी लिस्ट इस्तेमाल करो, माई लिस्ट वाली लिस्ट इस्तेमाल करो, जो हमने ये वाली ID दी है ये हम लिस्ट में यहाँ दे देंगे। देन अब यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक आ रहा है छोटा सा, इसमें आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेजेस सेलेक्ट हुई हुई हैं। अगर इनमें से कोई और क्लिक करते हो तो आपका हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लारावेल कर लूँ तो वो हो जाएगी, कोई इनपुट गलत नहीं है ये, बट ये आपको इंटेलिजेंस शो करेगा। जैसे मैंने CS लिखा तो ऑटोमेटिक आ गया कि आप CSS के लिख दें। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस के तौर पर काम कर रही है डेटा लिस्ट। तो ये हमारा काम होता है डेटा लिस्ट का। ठीक है, तो लिस्ट का एट्रीब्यूट इस तरह से हमारे पास कनेक्ट करता है किसी भी इनपुट को डेटा लिस्ट के साथ। देन अब हम लोग HTML फॉर्म के मल्टीपल एलिमेंट्स देखते हैं। जैसे इनपुट हमारा हो गया, लेबल हो गया, सेलेक्ट, ऑप्शन, टेक्स्ट एरिया, डेटा लिस्ट हमारी हो गई। सेलेक्ट, ऑप्शन और टेक्स्ट एरिया वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम लोग सिंपली। तो यहाँ पर आ जाता हूँ। अगर मुझे टेक्स्ट एरिया लेना है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, बड़े इनपुट्स के लिए, जैसे किसी कमेंट के लिए लेना हो, अगर किसी एड्रेस के लिए लेना हो तो हम लोग टेक्स्ट एरिया लेते हैं। टेक्स्ट एरिया में ये होता है कि बहुत बड़ा एक इनपुट आ जाता है। अगर मैं इससे पहले BR लगा दूँ और इसके बाद भी एक BR लगा दूँ तो आपके पास प्रॉपर एक टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। देखें इस तरह से।
अब इसका हमने कोई नाम वगैरह नहीं दिया, आईडी नहीं दी है, वो हम लोग दे सकते। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रोज़ ले सकते हैं। रोज़ का एक एट्रीब्यूट होता है, रोज़ फॉर एग्जांपल हमने 10 ली तो 10 रोज़ हमारे पास आ जाएंगी इस टेक्स्ट एरिया के लिए, ठीक है। तो अगर हम लेबल देना चाहें आप लोगों के लिए तो मैं लेबल भी दे देता हूँ, लेबल जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेस के लिए, ठीक है, कि ये इनपुट जो है हमारे पास किस चीज़ के लिए, एड्रेस के लिए, ठीक है। तो हम लोग एड्रेस के लिए ये चीज़ ले लेते हैं, जैसे इनपुट में आया एलिमेंट्स में एड्रेस और ये रोज़ आ गई। देन हम लोग कॉल्स का एट्रीब्यूट ले सकते हैं कि कॉल्स का एट्रीब्यूट यानी कि कितने कॉलम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 कॉलम्स ले ली तो 10 कॉलम्स इतने आएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिए 30 कॉलम्स तो 30 कॉलम्स ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह आएंगे, कॉलम ज़्यादा देंगे तो उनकी टेक्स्ट एरिया की विड्थ बढ़ जाएगी। देन हम लोग अब एक और चीज़ पर आते हैं कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कंट्रीज सेलेक्ट करनी है। तो ये सिलेक्शन किस तरह हो सकती है, जैसे ड्रॉप डाउन बनता है हमारे पास। तो हमारे पास एक टैग होता है सेलेक्ट का। इसका मतलब होता है कि हम इसके अंदर कोई एक सिलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन के लिए हमारे पास होती है। हम लोग यहाँ पे कुछ सेलेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट का कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसी सेलेक्ट आएगा, इसके अंदर कोई ऑप्शन का मतलब है कि सेलेक्ट क्या करनी है आपने, कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो आप एक ऑप्शन का टैग लोगे और इसके अंदर आप लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंट्री में लिखा पाकिस्तान, ठीक है। कंट्री के लिए हम लोग ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू में भी हम लोग पाकिस्तान ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ गई, ठीक है। एक ड्रॉप डाउन क्यों आया, क्योंकि हमारे पास कितने ऑप्शन है, एक ही है। अगर हमें मल्टीपल ऑप्शन चाहें तो हम मल्टीपल भी ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे मैंने दुबई दे दिया, ठीक है, और मैंने देन अब अफ़गानिस्तान दे दिया, ठीक है, और अफ़गानिस्तान को मैंने पेस्ट कर दिया। देन हम लोगों ने कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे चाइना ले लिया, ठीक है। तो मल्टीपल कंट्रीज़ हम लोग ले सकते हैं। देन हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो सेलेक्ट ऑप्शन हमारे पास इस तरह आ जाएगा। देन हम लोग पहला ऑप्शन एम्प्टी लेते हैं। पहला ऑप्शन एम्प्टी का मतलब ये है कि पहला ऑप्शन हम इस तरह लेते हैं कि सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। तो सेलेक्ट कंट्री का मतलब है कि हम पहला ऑप्शन क्या है कि सेलेक्ट कंट्री को क्या करो, सेलेक्ट करो, ठीक है। देन हम लोग अगर इस तरह से कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुबई को चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहे। जब भी मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो मैं इसमें सेलेक्टेड का एक एट्रीब्यूट दूंगा, रिफ्रेश करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट दुबई क्या रहेगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी कंट्री को डिसेबल करना चाहें तो हम डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अफगानिस्तान को डिसेबल किया तो इसका मतलब है ये अफगानिस्तान अब सेलेक्ट नहीं होगा और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सेलेक्ट होगा, दुबई, क्योंकि मैंने सेलेक्टेड उस पर किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस तरह करना चाहूँ कि मैं इसका विच कंट्री यानी कि सेलेक्ट कंट्री को मैं क्या करूँ, सेलेक्टेड के साथ डिसेबल लगा दूँ। सेलेक्टेड के साथ डिसेबल का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट रहेगी, बट ये वापसी सेलेक्ट नहीं हो सकती। जैसे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, देन आप सेलेक्ट कंट्री को वापसी सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो क्योंकि मैंने उसको सेलेक्टेड के साथ साथ क्या कर दिया था, डिसेबल कर दिया था। तो इस तरह हम लोग सेलेक्टेड डिसेबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब हमें कोई और सिलेक्शन ऑप्शन बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्स वगैरह के लिए, तो हम लोग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और सिलेक्शन आपके लिए बना लेता हूँ। मैंने कहा सेलेक्ट, और सेलेक्ट में मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑप्शन लिया सेलेक्ट कार्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑप्शन डालना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डालूंगा ओपीटी ग्रुप। ओपीटी ग्रुप का मतलब होता है हम ऑप्शंस को ग्रुप कर दें। ऑप्शन को क्या कर दें, हम लोग ग्रुप कर दें और उसके अंदर हम कोई लेबल देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एशियन कार्स। इस तरह से हम लोग कुछ कर लेते हैं, एशियन कार्स। अब एशियन कार्स में हमने ऑप्शन जैसे दिया सुजुकी का दिया, ठीक है, सुजुकी का दे दिया हमने, और उसके बाद हमने दे दिया टोयोटा दे दिया, ठीक है। तो ये एशियन कार्स हो गई। अगर हमें एक और ग्रुप बनाना है, फॉर एग्जांपल एक और ग्रुप बनाया मैंने जर्मन कार्स, ठीक है। जर्मन कार्स में हम लोगों ने दे दिया ऑडी दे दी, ठीक है, और ऑडी के बाद हम लोगों ने वॉल्वॉक्स दे दी, वॉल्वॉक्स, ठीक है। तो इस तरह हमने मल्टीपल ग्रुप्स बना लिए। अब इस ग्रुप्स का क्या काम होगा, हमने लेबल भी इसके अंदर दिए हैं। ये देखें इस तरह का काम है। सेलेक्ट कार्स कर रहे हैं, एशियन कार्स, तो एशियन कार्स के आ गए, ये लेबल दिया हुआ हमने। जैसे जर्मन कार्स, तो ये लेबल आ गए। इस तरह हम कंट्री को भी सिटीज़ वाइज शो करवा सकते हैं। इस तरह का सेलेक्ट ऑप्शन बनाने का मकसद ये होता है कि कोई कार सेलेक्ट करवानी हो, इस तरह ड्रॉप डाउन में कंट्री सेलेक्ट करवानी हो, जिप कोड सेलेक्ट करवाना हो, सिटी सेलेक्ट करवानी हो, तो हम लोग करते हैं। और ओपीटी ग्रुप का मतलब होता है हम ऑप्शंस को ग्रुप कर देते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टैग रह गया लेजेंड और फील्ड सेट का। बेसिकली हम लोग जब भी फॉर्म बनाते हैं ना, तो हम फॉर्म का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसके लिए हम लोग फील्ड सेट का एक टैग लेते हैं। और फील्ड सेट का टैग हम लोग क्लोज कहाँ करते हैं, जहाँ फॉर्म हमारा क्लोज हो रहा होता है। इस चीज़ के लिए हम लोग उसको फील्ड सेट करते हैं। तो जब देखें यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा बॉर्डर आ जाएगा प्रॉपर इस फॉर्म के लिए, क्योंकि एक फॉर्म के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, फील्ड सेट कर ली। देन हम लोग फील्ड सेट के अंदर एक टैग लेंगे लेजेंड का। लेजेंड का मतलब होता है ये फॉर्म की डिस्क्राइब लिखो कि ये किस चीज़ के लिए। मैंने कहा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन।
अब यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो अब देखें फॉर्म के अंदर ये जो बॉर्डर आया था हमारे पास फील्ड सेट लगाया था जब मैंने, तो मेरा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आ गया। तो हम लोग ये फील्ड सेट भी बना सकते हैं, एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल फील्ड सेट भी हम लोग बना सकते हैं कि एक स्पेसिफिक फील्ड सेट ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया। जैसे कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, उसके अंदर ऑफिस ओनली का रख दिया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रख दिया, पेरेंट्स डिटेल्स रख दिया। तो इस तरह मल्टीपल फील्ड सेट हम लोग बना सकते हैं। मैंने एक फॉर्म के लिए बना दिया। तो यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने इनपुट एलिमेंट्स पढ़े, सेलेक्ट ऑप्शन पढ़े, लेबल्स पढ़ा, लेजेंड फील्ड सेट पढ़ा, इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स पढ़े, टाइप मल्टीपल्स पढ़ी। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म कंप्लीट होता है और ये हमारा पार्ट 3 HTML फॉर्म का। थैंक यू, कीप लर्निंग इज़ द बेस्ट। सब्सक्राइब करें दी प्रोवाइडर्स को, लाइक करें, शेयर करें।